हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा कंटिन्यू है। आज इस चैप्टर नंबर 2 में आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। मतलब कि ये 6वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर अपलोड किए हैं। आई होप आपने वो देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल इसे बोलते हैं, मुक्त पतन। जब भी कोई वस्तु कुछ ऊंचाई पर ले जाने के बाद वहाँ से उस वस्तु को छोड़ दिया जाता है तो उस वस्तु पर एक बल कार्य करता है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वो बल पृथ्वी की ओर वस्तु को खींचता है। तो ऊंचाई से जब भी कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण नीचे गिरता है, उस पर और कोई बल नहीं कार्य करता, केवल गुरुत्वाकर्षण बल जब उस पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को मुक्त पतन कहते हैं। मतलब इसका डेफिनेशन इस तरीके से हो जाएगा कि किसी पिंड को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ने पर उस पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड की केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरने की क्रिया को मुक्त पतन कहते हैं। ये मुक्त पतन का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए कि मान लीजिए कि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान यम है। यम द्रव्यमान का कोई पिंड या पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण h ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। मतलब वो पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी से h ऊंचाई पर है और यहाँ पर वस्तु है जो m द्रव्यमान का है। अब ये क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है, वो अर्थ पर गिर रहा है तो उसकी अलग अलग ऊंचाई पर, जैसे यहाँ पर ऊंचाई पहुँचा, जब यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पे पहुँचा, मतलब अलग अलग ऊंचाई पर जो है उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, हम अब उसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कि कोई वस्तु है जो यहाँ सी बिंदु पर है। सी बिंदु पर मतलब कि ये क्या हो गया, इसको यहाँ पर देख लीजिए। सी बिंदु पर है, यानी कि यहाँ पर ये ज़मीन पर है और एच ऊंचाई पर यहाँ से यहाँ तक वो ए बिंदु पर गया है। ये जो ऊंचाई है ये एच हो गई। अब वो गिरता जब है नीचे की तरफ तो वो बिंदु बी तक पहुँचता है। यहाँ पर हम उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट करेंगे। फिर बिंदु बी से वो पृथ्वी पर, ज़मीन पर आके गिर जाता है जहाँ की बिंदु सी है। तो वो दो स्थितियों जो यहाँ पर दी गई हैं, उन दो स्थितियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। आकृति में दिखाए अनुसार हमारा बिंदु ए ज़मीन से h ऊंचाई पर है। मतलब ये बिंदु ए, अभी मैंने आपको बताया कि जो h ऊंचाई पर है, यम द्रव्यमान का पिंड बिंदु ए से, मतलब इस बिंदु से बिंदु बी तक आता है तो उसकी दूरी x हो जाती है। मतलब ये टोटल जो दूरी h है उसको न मान के पहले हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लीजिए x दूरी है। तो ये बिंदु C पर है, जाता है, बिंदु C पर है पिंड की बिंदु ABC, इस पर हम ऊर्जा को देखेंगे। मतलब कि x दूरी पर जाता है, फिर वो बिंदु C पर जाता है। तो इन तीनों बिंदुओं पर क्या गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है उसको देखेंगे। तो पहले पॉइंट में देखते हैं बिंदु ए पर क्या है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो बिंदु ए पर अभी वो प्रारंभ ही करने वाला है। क्या करना है, गति करना प्रारंभ करने वाला है। मतलब स्थिर है, थोड़ा स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो जाएगी। mv² होती है, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। अब प्रारंभिक ऊर्जा चूंकि यहाँ पर u = 0 है तो यहाँ पे v के प्लेस पर क्या लिखेंगे, u², यहाँ पे mu² हो जाएगा। और u का मान चूंकि 0 है तो 0 का मल्टीप्लिकेशन जब सब में करेंगे तो सबका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ke = 0। ठीक है, मतलब बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो pe मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मान भी mgh रहेगा। मतलब कि बिंदु ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। मतलब कि कुल ऊर्जा जब हम इसको जोड़ेंगे, कुल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो जब हम जोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा 0 आया है और स्थितिज ऊर्जा mgh आया है, तो कुल ऊर्जा का मान mgh हो जाएगा। बिंदु ए पर कुल ऊर्जा का मान mgh हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, बिंदु बी पर। यहाँ पर देख लीजिए बिंदु बी जो कि x दूरी तय करती है। तो यहाँ पर बिंदु बी पर, यहाँ पर लिखा है देखो, बिंदु बी के पास रहने पर पिंड x दूरी तय करती है। तो जब पिंड बिंदु बी के पास आता है तब उसका वेग
u इक्वल टू 0 नहीं होता, अब यहाँ पर उसका वेग वी बी हो गया। v की जगह हम वी बी मान लेते हैं क्योंकि वो कहाँ पर आ गया, v पोजीशन पे आ गया, वी बी, बी पोजीशन पे आने के कारण इसका वेग b मान लेते हैं। तो u इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यस मतलब यस जो विस्थापन होता है वो कितना हुआ, x विस्थापन हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय किया है वो x दूरी तय की है, तो यस के जगह पे लिखेंगे x, और एक जो एवरेज होता है, एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो g हो जाएगा, तो a इक्वल टू g लिखेंगे। मतलब कि यस के प्लेस पे x हो जाएगा और a के प्लेस पे g हो जाएगा, क्योंकि x दूरी तय किया हुआ है b बिंदु तक पहुंचने में, और जो उसका त्वरण है वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो वो g हो जाएगा। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का समीकरण है। तो यहाँ पे v स्क्वायर जो हो जाएगा वो v b स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिंदु b पर पहुँचा है। अभी हम वेग की गणना कर रहे हैं, वेग का कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रारंभिक वेग क्या है, 0 होता है, 0 है, तो यहाँ पे v स्क्वायर की जगह पे 0 और 2as की जगह पे, a की जगह पे क्या हो जाएगा, g, तो g, और s की जगह पे x, तो x हो जाएगा, 2gx हो जाएगा। यानी कि 0 इसमें ऐड करेंगे तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx आ जाएगा। अब हमें ये v स्क्वायर का मान पता हो गया। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर की जगह पे एम बी वी बी स्क्वायर लिखेंगे, और v स्क्वायर का मान कितना है 2gx, तो v स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे 2gx, तो हाफ एम 2gx हो जाएगा। तो ये 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, mgx। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मान mgx आ गया। अब यहाँ पे बिंदु b जो है पर पिंड जमीन से h-x ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु b है वो जमीन से कितनी दूरी पर है, क्योंकि बिंदु A टोटल ऊंचाई h है और h से नीचे आने में x दूरी तय हुआ है। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे तो इस पूरे टोटल में से x घटा देंगे तो हमें ये दूरी का मान पता चल जाएगा। तो h माइनस हम क्या करेंगे, x कर देंगे। तो वही यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर बिंदु B पर जो ज़मीन से उसकी दूरी है, मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात करना होता है तो हमेशा ऊंचाई, ज़मीन से ऊंचाई को देखा जाता है। तो अब हम स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ज़मीन से ऊंचाई कितनी है, h-x है, तो पोटेंशियल एनर्जी mg, h की जगह पर क्या हो जाएगा, h-x हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे Pe इस mg का एक बार h में गुणा करेंगे, फिर पूरे mg का x में गुणा करेंगे, तो Pe बराबर क्या हो जाएगा, Pe बराबर mgh, फिर ये माइनस की साइन है तो माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर mgx हो जाएगा, एक बार mgh होगा फिर माइनस mgx होगा। तो यहाँ पर देखिए Pe बराबर mgh माइनस mgx हो गया। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर दूसरे पॉइंट में टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो सबको हम जोड़ेंगे। अभी टोटल एनर्जी कितना आया है, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी mgx आया है और काइनेटिक एनर्जी mgh माइनस mgx आया है। तो लिख लेंगे mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो ये प्लस है और ये पूरा माइनस है, ये mgx प्लस पॉजिटिव है और ये माइनस mgx है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी mgh बचेगा, यानी कि पहले बिंदु पर भी टोटल एनर्जी mgh है और दूसरे बिंदु पर भी टोटल एनर्जी क्या है, mgh है। अब हम आते हैं बिंदु सी पर। देखिए बिंदु सी के पास तीसरा पॉइंट है कि आने तक पृथ्वी पर जो है जब ज़मीन पर पहुंचेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, वेलोसिटी vc हो जाएगा। और यहाँ पे प्रारंभिक वेग, इनिशियल जो वेग है वो क्या हो जाएगा, वो 0 है। h, यस का मान h के बराबर है, जो विस्थापन होता है वो h होता है और जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वो g है। तो हमें ये भी सूत्र पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो हमने इसके पहले भी देखा था। तो v स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर vc स्क्वायर, क्योंकि c बिंदु की बात हो रही है, u का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ u स्क्वायर की जगह पे 0 लिख देंगे। यहाँ पे 2gh लिखेंगे, क्यों, g की a की जगह पर हो जाएगा और s के प्लेस पर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहाँ पे s के प्लेस पे जो h है वो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया, सी स्क्वायर का मान कितना आया 2gh आया, तो इस सी स्क्वायर के जगह पे हाफ m 2gh लिखेंगे। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा mgh। तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना आ गया mgh। चूँकि बिंदु सी पर जो है पिंड जमीन पर ही है, मतलब जमीन से जरा भी ऊंचा नहीं है, मतलब बिंदु सी जो है जमीन से लगा हुआ है तो इसकी ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं है। तो h का मान यहाँ पर 0 है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, और जब एक का मान 0, h का मान जब हम 0 रखेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो mgh है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, तो mgh प्लस 0 लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी mgh हो जाएगी। मतलब कि समीकरण 1, 2 और 3 से पता चलता है कि बिंदु A, B और बिंदु C पर तीनों बिंदु के पास जो कुल ऊर्जा होती है वो mgh है, यानी कि तीनों बिंदु पर ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा स्थिर है। इस तरीके से हम जो है स्थितिज ऊर्जा को दिखा सकते हैं। अब आगे देखिए, मान लो कि कोई पिंड ऊंचाई पर स्थित होने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब पिंड जितना ऊपर रहेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी एज कम्पेयर टू कम ऊंचाई वाले पिंड से। तो पिंड नीचे गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा का जो रूपांतरण क्या होता है, गतिज ऊर्जा में हो जाता है। तो जमीन पर गिरते समय, मतलब सी सिचुएशन पर आने पर, एकदम जमीन पर आने पर जो उसकी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण पूरी गतिज ऊर्जा में होता है, परंतु किसी भी स्थिति में कुल ऊर्जा जो है ऊंचाई की स्थितिज ऊर्जा जितनी ही होती है, मतलब टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। तो बिंदु ए पर टोटल एनर्जी mgh प्लस 0, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एकदम 0 है, तो कितना मान आएगा mgh आएगा। बिंदु बी पर टोटल एनर्जी क्या है mgx प्लस mgh माइनस x, तो यहाँ पे भी mgh आएगा, और बिंदु सी पर भी टोटल एनर्जी mgh है। मतलब तीनों बिंदुओं पर जो आखिरी मान है किसका, ऊर्जा का जो आखिरी मान है वो mgh ही है, यानी कि ऊर्जा का मान क्या होता है, किसी भी बिंदु पर हो ऊर्जा का मान स्थिर होता है। तो इस तरीके से हमने मुक्त पतन और उसका डेरिवेशन और अलग अलग बिंदुओं पर ऊर्जा के मान के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।